Hello, friends. Welcome to Lex Livin. I'm Priya Khanna. I am practicing as an advocate at the Punjab and Haryana High Court. Also, I pursued my bachelor's in laws and master's in laws from Punjab University, Chandigarh. You can connect to me on my Telegram handle, and you can also join my channel for the PDF notes and updates. Now, without wasting any time, let's begin with our lecture number two. That would be the sources of international criminal law, its foundation and development. तो कल we have talked about कि what is international law? International criminal law क्या है? ठीक है? International criminal law is a branch of public international law, right? But one of its distinguishing feature is that कि ये डायरेक्ट क्रिमिनल लाइबिलिटी लगाता है इंडिविजुअल्स पे अनलाइक दैट ऑफ द स्टेट पार्टीज ठीक है जहाँ पे कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ जो है वो स्टेट से डील करता है जो इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ है वो लाइबिलिटी इम्पोज करता है किस पे इंडिविजुअल्स पे राइट Now, one of the main differences between public international law and the international criminal law is that जो public international law है ये रेगुलेट करता है स्टेट के कंडक्ट को ठीक है सॉवरेनिटी से ट्रीटीज से डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप से डील करता है उनके टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स के साथ डील करता है पर जो इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ है ये इंडिविजुअल्स के कंडक्ट को रेगुलेट करता है ठीक है और उन क्राइम से डील करता है दैट फॉल्स विद इन दोज फोर कैटेगरीज दैट वी हैव डिस्कस यस्टरडे. Number one is genocide, number two is war crimes, number three is crime against humanity, and number four is crime against aggression. Right. So, this was the primary difference between public international law and the international criminal law. So, international criminal law एक ऐसा branch है public international law का जो कि establish करता है individual responsibility for the international crimes. It is different. How it is different from the public international law? Because public international law on one hand regulates the state relations. जबकि जो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ है ये गवर्न करता है प्राइवेट पार्टीज दोज पार्टीज हु आर बिलोंगिंग टू टू डिफरेंट jurisdictions उनके बीच में जो भी डिस्प्यूट्स अराइज हो रहे हैं उन डिस्प्यूट्स को सेटल डाउन करता है उन डिस्प्यूट्स पे कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा उसे गवर्न करता है प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ राइट बट इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ focuses on individual accountability, individual responsibility for the crimes of international concern. Right. नेक्स्ट इज कि व्हाई डू द सोर्सेज मैटर ठीक है अब हम देखते हैं जैसे अगर हम इंटरनेशनल पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की बात करें या इंटरनेशनल लॉ की सिंपली भी बात करें तो हम बात करते हैं कि इंटरनेशनल लॉ आता कहाँ से है क्योंकि हर स्टेट को डील करने के लिए उसके अपनी कंट्री में अपने लॉज होते हैं जो उनको गवर्न करते हैं इंडिया के अपने लॉज हैं यूएस के अपने लॉज हैं यूनाइटेड किंगडम के अपने लॉज हैं सो ऑन एंड सो फोर्थ कंट्रीज हैव देयर ओन लॉज ओन नेशनल और म्युनिसिपल लॉज बट इंटरनेशनल प्लेन में हमें लॉज मिलते कहाँ से हैं वो लॉज बनाता कौन है ठीक है उन सोर्सेस की नीड क्या है ठीक है सो जो सोर्सेस होते हैं दे डिफाइन व्हाट कंडक्ट अमाउंट्स टू एन इंटरनेशनल क्राइम जिन सोर्सेस से हमें लॉ मिलता है मतलब जो सोर्सेस हमें ये बताते हैं कि ये पर्टिकुलर जो ट्रीटी है ये पर्टिकुलर कन्वेंशन है ये पर्टिकुलर कस्टम है अगर आप ऐसा करोगे या जो दो पार्टीज है उनके बीच में कोई कस्टम सॉरी दो पार्टीज के बीच में कोई कन्वेंशन एंटर की हुई है तो वो पता लगता है कि अगर ये पर्टिकुलर एक्ट किया तो इट वुड कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस इसीलिए सोर्सेज हैं जो वो जरूरी होते हैं जो मेनली सोर्सेज होते हैं इंटरनेशनल लॉ में वो हमें कहाँ से मिलते हैं आर्टिकल 38(1)(c) 38(1) of the Statute of International Court of Justice. So, before dealing with the sources in detail, let's jot down the main points related to the sources of international criminal law. देखो जो sources हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ के they are derived from Article 38(1) of the Statute of International Court of Justice. ठीक है अब ये कहता है कि सोर्सेस चार तरह के होते हैं देयर आर फोर काइंड्स ऑफ सोर्सेस
Number one is international conventions या treaties. Number two is international customary law. Number three is general principles of law recognized by the civilized nations. And number four comes the judicial decisions and the scholarly writings. ठीक है, ये चार सोर्सेज दिए हुए हैं आर्टिकल 38 क्लॉज 1 ऑफ द स्टेट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। अब वो क्या बोलते हैं, वन थिंग टू नोट डाउन हियर इज कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इनको इनको इंपॉर्टेंस दी गई है इन द मैनर ऑफ इट्स सीक्वेंस, जिस तरह से ये अरेंज्ड है। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पर्टिकुलर क्राइम है, फॉर एग्जाम्पल जेनोसाइड, ठीक है, उस जेनोसाइड के रिलेटेड हम ढूंढ रहे हैं, हमारे पास कोई पर्टिकुलर लॉ नहीं है, एक केस आता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के पास और वी हैव टू रेफर टू वो पर्टिकुलर सोर्स जहां पे वो जेनोसाइड के रिलेटेड लॉ लिखा है। तो सबसे पहले हम ढूंढेंगे कि क्या इससे रिलेटेड कोई इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं, कोई इससे रिलेटेड इंटरनेशनल ट्रीटीज एंटर की हुई हैं स्टेट पार्टीज ने या नहीं। और अगर हमें ऐसी कोई भी इंटरनेशनल कन्वेंशन, ऐसी कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी नहीं मिलती है, देन वी वुड लुक फॉर एन इंटरनेशनल कस्टमरी लॉ। ठीक है, जहां पे हमारे पास ट्रीटी नहीं है, ठीक है, where the treaties, where there is silence on the matter of treaties, then we would move on to the international customary law। फिर हम कस्टम्स देखेंगे कि क्या उन स्टेट पार्टीज में कोई ऐसा कस्टम है जो फॉलो हो रहा है, ठीक है, जो कि इस पर्टिकुलर क्राइम के बारे में बात करता है। अगर नहीं, तो फिर वी वुड मूव ऑन टू द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉज रिकॉग्नाइज्ड बाय द सिविलाइज्ड नेशंस। वो लॉज जो कि यूनिवर्सल हैं, वो लॉज, वो जनरल प्रिंसिपल्स जो कि सभी स्टेट पार्टीज या मोस्ट ऑफ द स्टेट पार्टीज, ऑल और मोस्ट ऑफ द स्टेट पार्टीज जिन्हें फॉलो करती हैं। ठीक है, तो हम जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ को देखेंगे और जिसपे ना ट्रीटीज हैं, ना कस्टम्स हैं, ना कोई जनरल प्रिंसिपल्स हैं, फिर हम वी वुड रिजॉर्ट टू द जुडिशियल डिसीजंस एंड द स्कॉलरली राइटिंग्स कि इससे रिलेटेड पहला कोई ऐसा केस आया था जिसने कि जेनोसाइड के क्राइम से रिलेटेड बात की। ठीक है, जेनोसाइड के रिलेटेड जो केस था वो डिसाइड किया, उसका क्या जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट हुआ, वी वुड रेफर टू दोज जुडिशियल डिसीजंस एज प्रीसीडेंट्स, राइट। और जहां पे वो जुडिशियल डिसीजंस भी नहीं है, तो वहां पे हम स्कॉलरी राइटिंग्स को देख सकते हैं। ठीक है, स्कॉलरी राइटिंग्स मतलब जिन भी फिलोसोफर्स ने, जिन भी ज्यूरिस्ट्स ने, जिन भी थिंकर्स ने, ठीक है, अपनी राइटिंग्स में, अपने किसी बुक के ऑथर्स हैं, ठीक है, नोटेबल ऑथर्स हैं, उन्होंने इस पर्टिकुलर ऑफेंस के बारे में कुछ कहा है, ठीक है, तो वी वुड रेफर टू दो सोर्सेस। सो इन दिस मैनर ऑफ सीक्वेंस वी रेफर टू द सोर्सेस। एंड नाउ क्वेश्चन कम्स कि ठीक है, स्टेट्यूट में आर्टिकल 38 क्लॉज 1 स्टेट्यूट ऑफ आईसीजे में ये सोर्सेस बताए गए हैं। अब व्हाट इज द नीड ऑफ दो सोर्सेस? ठीक है, व्हाई डू वी नीड दीज सोर्सेस? So the question here comes is we would move on to just a minute. Yeah. So why do we need these sources? Number one, कि sources particularly define करते हैं, sources helps us to know कि क्या एक particular act constitutes an international crime. It helps to define the conduct that amounts to international crime। किस कंडक्ट को हम क्राइम बोल सकते हैं, हमें सबसे पहले ये हेल्प करते हैं सोर्सेज जानने में। ऑल्सो इट एस्टेब्लिशेस द बाउंड्रीज फॉर अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, कि किस लिमिट्स तक जो एक्ट है उन्हें हम एक ऑफेंस कह सकते हैं और किसको नहीं बोल सकते, ये सोर्सेज हेल्प करते हैं। नंबर टू इज इट हेल्प्स टू डिटरमिन हाउ द इंडिविजुअल्स आर प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड। ठीक है, बैनर बता सकते हैं, हमें प्रोसीजर बता सकते हैं ये सोर्सेस कि किस तरह से इफ अ पर्सन इज हेल्ड लायबल फॉर अ पर्टिकुलर ऑफेंस अंडर द इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ, देन हाउ कैन दैट पर्सन बी प्रोसिक्यूटेड, हाउ कैन दैट पर्सन बी पनिश्ड।
right? So it provides a procedural framework for justice. Third comes is it provides legitimacy to the international tribunals. International tribunals like we have ICTR, we have ICTY, we have the International Criminal Court, right? इन्हें legitimacy देते हैं, इन्हें authority देते हैं, right? इन्हें authority देते हैं sources. ठीक है, it ensures that their authority is recognized globally. ठीक है, जैसे ICTR है, ये पर्टिकुलर कन्वेंशन के आने से पहले बनी बट एज अ रिजल्ट ऑफ सम सोर्स बनी जो हम आगे बढ़ेंगे. ठीक है, इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल फॉर फॉर्मर यूगोस्लाविया, ठीक है, इट वाज अ रिजल्ट ऑफ अ सोर्स that this particular tribunal came into being. ठीक है, and the fourth one comes is it helps to bridges the domestic and the international legal system. जो डिफरेंस है, जो गैप है, उसे फिल करने की कोशिश करता है, उसे फिल करने के लिए हेल्प करता है. जो हमारे स्टेट या म्युनिसिपल लॉज का सिस्टम है, ठीक है, या फिर जो इंटरनेशनल सिस्टम है, उन दोनों के बीच के गैप को ये फिल करता है. ठीक है, एक ब्रिज की तरह काम करता है और फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है and helps us to address those atrocities that are happening globally. Right. Next comes is, as we have already done this, कि Article 38 Clause 1 of the Statute of International Court of Justice ये हमें बहुत सारे sources देते हैं international criminal law के. But one thing to note here is कि सिर्फ देखो अगर हम पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की बात करते हैं ना तो वहां पे आर्टिकल 38 के जो सोर्सेज हैं दे आर सफिशिएंट पर फॉर द पब्लिक इंटरनेशनल लॉ. बट अगर हम इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ की बात करते हैं ना तो इनके एडिशन में देयर आर सम अदर सोर्सेस, ओके, दैट वर्क्स इन एडिशन टू इट. सो 38 की तो हम पढ़ ही चुके हैं. नंबर वन इज ट्रीटीज, कन्वेंशंस, रिटन अग्रीमेंट्स बिटवीन द स्टेट्स दैट डिफाइंस द क्राइम, प्रोसीजर, ऑब्लिगेशंस. ठीक है, ये रिटन अग्रीमेंट होते हैं दो स्टेट्स के बीच में, जैसे अभी हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, फिर कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ है. कस्टमरी इंटरनेशनल वो लॉज होते हैं जो कि दोनों स्टेट पार्टीज पे बाइंडिंग होते हैं टू कंसिस्टेंट स्टेट प्रैक्टिस की. बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से ये कस्टम्स जो है, ये एक्ट्स जो है, ये फॉलो किए जा रहे हैं और वो उसने एक ये कंसिस्टेंट स्टेट प्रैक्टिस बन गए हैं कि इन्हें अब फॉलो हमें करना ही पड़ेगा. ठीक है, एंड थर्ड कम्स द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, जुडिशियल डिसीजंस एंड टीचिंग्स ऑफ पब्लिसिस्ट. ठीक है, और ये जो हमने भी बात की जुडिशियल डिसीजंस और टीचिंग्स ऑफ पब्लिसिस्ट, जुडिशियल डिसीजंस एंड पब्लिसिस्ट या फिर स्कॉलरली राइटिंग्स, ये सब्सिडरी सोर्स हैं. सब्सिडरी मीन्स सेकेंडरी सोर्सेस हैं ये. ठीक है, दीज आर द सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ. अब आ जाओ ट्रीटीज पे. अब अगर हम ट्रीटी की बात करते हैं, बिफोर बिगनिंग विद द पीपीटी आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई सर्टेन concepts to you. Just give me a minute. Yeah. So, सबसे पहला सोर्स आता है हमारे पास ट्रीटीज. ठीक है, अब ट्रीटी को डिफाइन किया गया है आर्टिकल 21A ऑफ द वियना कन्वेंशन. ठीक है, आर्टिकल 21A ऑफ द वियना कन्वेंशन में वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज में डिफाइन किया गया है. ठीक है, एज ट्रीटी का मतलब होता है एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट. ये क्या होता है? एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट. ठीक है, जो कि कंक्लूड हुआ है, रेटिफाई हुआ है या साइन हुआ है बिटवीन द स्टेट्स. ठीक है, ये रिटन फॉर्म में है. इट इज इन अ रिटन फॉर्म. इट मे बी इन अ सिंगल डॉक्यूमेंट. ये एक सिंगल डॉक्यूमेंट या इंस्ट्रूमेंट की फॉर्म में भी हो सकता है. ठीक है, या और it may be in a form of more than two instruments.
ठीक है। सो ट्रीटी आर्टिकल 2(1) ने ऑफ वियना कन्वेंशन ऑफ ट्रीटीज में बोला एक ऐसा इंटरनेशनल अग्रीमेंट है जो कि कंक्लूड होता है या साइन करती हैं स्टेट पार्टीज। ये एक रिटन फॉर्म में होता है, ये सिंगल डॉक्यूमेंट की फॉर्म में भी हो सकता है या मोर देन 2 डॉक्यूमेंट्स की इंस्ट्रूमेंट्स की फॉर्म में भी हो सकता है। राइट। नाउ कम्स इज कि आईसीएल का आईसीएल में ट्रीटीज का क्या रोल। अब इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ में ट्रीटीज क्या रोल प्ले करती हैं, वाई आर ट्रीटीज इंपॉर्टेंट। ठीक है। सबसे पहले तो ये है कि ये डिफाइन करती है क्राइम को। ठीक है, ये क्राइम को डिफाइन करती है। जैसे जेनेवा जेनोसाइड कन्वेंशन है। जेनोसाइड कन्वेंशन पहली ऐसी कन्वेंशन आई थी जिसने एक इंटरनेशनल क्राइम को डिफाइन किया था। ठीक है। सेकेंडली, ये ट्राइब्यूनल्स एस्टेब्लिश करती है। इट एस्टेब्लिशेस द ट्राइब्यूनल्स लाइक रोम स्टेट्यूट। रोम स्टेट्यूट वाज वन ऑफ द ट्रीटी, एक ऐसी ट्रीटी थी जिसने कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को एस्टेब्लिश किया। राइट। दूसरा काम क्या ट्रीटीज का, ट्राइब्यूनल एस्टेब्लिश करना। थर्ड इज ये कोडिफाई करती है कस्टमरी लॉ को। ये कस्टमरी लॉ को कोडिफाई करती है। जैसे हमारे पास जेनेवा कन्वेंशन है। ठीक है। जिनेवा कन्वेंशन आने से पहले 1948 में आई थी ना जेनेवा कन्वेंशन। इसके आने से पहले हमारे पास जिनेवा कन्वेंशन से रिलेटेड, मतलब जेनोसाइड, जेनोसाइड भी आप ले सकते हो एग्जांपल। जेनोसाइड से रिलेटेड न्यूरेमबर्ग ट्रायल हो चुके थे। आई एम सॉरी, इट इज न्यूरेमबर्ग ट्रायल। और न्यूरेमबर्ग ट्रायल मेनली हुए थे नाजीज के अगेंस्ट। ठीक है। वो एज अ कस्टम फॉलो किए जा रहे थे, तब कोई भी ट्रीटी कन्वेंशन नहीं आई थी। ठीक है। जिनेवा या आप जेनोसाइड कन्वेंशन का एग्जांपल भी ले सकते हो। तो ये कस्टमरी लॉ को कोडिफाई करने का काम करती है। नंबर 4 इज इट प्रोवाइड्स कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क। ये एक कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है? कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क। फॉर एग्जांपल एक्स्ट्राडिशन। अब एक्स्ट्राडिशन क्या होता है कि अगर एक पर्सन एक कंट्री में ऑफेंस करके दूसरे कंट्री में फ्ली अवे कर जाता है, कंट्री 1 में उसने ऑफेंस किया और वहां से वो कंट्री 2 में भाग गया, ही रैन अवे और फ्लड। ठीक है। तो कंट्री 2 और कंट्री 1 के बीच में अगर कोई एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी हुई है या कोई एक्स्ट्राडिशन अग्रीमेंट हुआ है, तभी तो कंट्री 2 में जो कंट्री 2 की अथॉरिटीज हैं या कंट्री 2 के और कंट्री 1 के अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग उस पर्सन को वापस कंट्री 1 में भेज दिया जाएगा। या तो उस पर्सन को एक्स्ट्राडाइट कर दिया जाएगा। एक्स्ट्राडाइट का मतलब क्या है? कंट्री 2 ने कंट्री 1 को उनका जो ऑफेंडर था वो वापस भेज दिया कि ठीक है हम आपको भेज रहे हैं, उसे दोबारा ट्राई करो। या फिर वो उसको प्रोसिक्यूट, या फिर वो उसे अपनी कंट्री में ही रख के प्रोसिक्यूट कर रहे हैं। ठीक है। तो इसके लिए एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी का होना दो कंट्रीज के बीच में बहुत ज्यादा जरूरी है। जिन कंट्रीज में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं होती है, उस कंट्रीज में जो पर्सन है उन्हें इजिली ट्राई नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल नीरव मोदी के केस में ऐसे ही हो रहा है। ठीक है। या विजय माल्या का केस आप स्टडी कर सकते हो। ठीक है। सो दिस वॉज वन थिंग। और आर्टिकल 38(1)(a) जो है ऑफ द स्टेट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी यही बात करता है कि ट्रीटी सबसे पहला सोर्स है इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ का। इट इज द फर्स्ट सोर्स। ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है कि जो ट्रीटीज हैं ये सप्लीमेंट कर रही हैं कस्टम को। जैसे मैंने जेनोसाइड कन्वेंशन का एग्जांपल दिया कि जेनोसाइड कन्वेंशन तो बाद में आई। ठीक है। पर न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स में जेनोसाइड वाज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द ऑफेंसेस अंडर इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ, और उस अकॉर्डिंगली उस ऑफेंस को प्रोसिक्यूट करने के लिए एक फॉर्मल क्या बनाई गई, कन्वेंशन या ट्रीटी बनाई गई। ठीक है। अब कुछ और मेजर ट्रीटीज हैं। आई वुड आल्सो गिव यू एन एग्जांपल ऑफ सम मेजर ट्रीटीज लाइक वी हैव द रोम स्टेट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। वी हैव द रोम स्टेट्यूट। अब रोम स्टेट्यूट ने क्या किया? रोम स्टेट्यूट ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एस्टेब्लिश की 1998 में। ठीक है। रोम कॉन्फ्रेंस के थ्रू, और ये 2002 में इट वाज एनफोर्स्ड। और इसकी अभी तक 2025 तक 124 स्टेट पार्टीज हैं। एंड अभी भी यूएसए, रशिया, चाइना
एक्सेट्रा इनकी पार्टीज नहीं है. इट हैज नॉट बीन अ सिग्नेटरी ऑफ द रोम स्टेट्यूट. दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हो, या वन थिंग टू नोट हियर इज कि रोम स्टेट्यूट में अब आईसीसी के प्रोविजन कहाँ से मिलते हैं. ठीक है, इसने आईसीसी को एस्टेब्लिश किया, पर हमें इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ के क्या सोर्स मिलता है रोम स्टेट्यूट से. सो आर्टिकल 5 जो है, ठीक है, ये बात करता है कि कोर्ट का जुरिस्डिक्शन क्या है, कोर्ट किस किस ऑफेंसेस से डील करता है, जेनोसाइड, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम, क्राइम अगेंस्ट एग्रेशन. आर्टिकल 6 to 8 बोलता है कि इन क्राइम्स को कैसे डिफाइन किया जाए, व्हाट एक्ट्स विच कॉन्स्टिट्यूट जेनोसाइड, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम, एग्रेशन, राइट. आर्टिकल 25 talks about individual criminal liability. आर्टिकल 27 talks about the irrelevance of official capacity, मतलब कि चाहे वो पर्सन हेड ऑफ द स्टेट क्यों ना हो, he is not immune from committing any of the offenses that falls within the category of international criminal law, right. एंड देन आर्टिकल 29 आ जाता है यहाँ पे. ठीक है, आर्टिकल 29 बात करता है कि इस एक्ट पे मतलब सॉरी इंटरनेशनल क्राइम्स पे लिमिटेशन का कोई पॉइंट नहीं होता. मतलब जैसे इंडिया में लिमिटेशन एक्ट है, किस पर्टिकुलर टाइम के बाद एक ऑफेंस को आप कि पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड के लैप्स होने के बाद यू कुड हैव नो रिकोर्स, बट एज सच इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ में लिमिटेशन का कोई भी कंसेप्ट नहीं है. आर्टिकल 29 बोलता है. So this particular articles under Rome Statute deals with the international criminal law and acts as a source of international criminal law, right? And the second source is okay. The second treaty that we have is Geneva Convention. Geneva Convention. ठीक है, Geneva Convention 1949 में आई, और इसके रिगार्डिंग इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए इसके एडिशनल प्रोटोकॉल्स आए. जो एडिशनल प्रोटोकॉल्स होते हैं किसी भी कन्वेंशन के, ये हेल्प करते हैं उसके प्रोसीजरल इम्प्लीमेंटेशन में. दैट इज व्हाई कन्वेंशंस के प्रोटोकॉल्स बनाए जाते हैं. ठीक है, अब इसकी 4 कन्वेंशन थी जिनेवा कन्वेंशन की. ठीक है, जिनेवा कन्वेंशन फर्स्ट जो कि डील करती थी वुंडेड सोल्जर्स के साथ, जो घायल हुए हैं सोल्जर्स. जो जिनेवा कन्वेंशन 2 है वो डील करती थी सॉरी शिपरेक के साथ. जिनेवा कन्वेंशन 3 डील करती थी दोज हु आर द प्रिजनर्स ऑफ वॉर, एंड जिनेवा कन्वेंशन 4 डेल्ट विद द सिविलियंस, राइट. अब आते हैं इसके एडिशनल प्रोटोकॉल्स. अब एडिशनल प्रोटोकॉल्स जो हैं ये रेगुलेट करते हैं इंटरनेशनल और नॉन इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट्स को. ठीक है, व्हाट वुड हैपन इन द केस ऑफ इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट्स एंड नॉन इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, कि अगर ये ऑफेंसेस आपकी अपनी कंट्री के अंदर हो रहे हैं, या the person is from one country and the perpetrator is from one country, the aggrieved person, the victim is from the another country, right. और इस कन्वेंशन की यूनिवर्सल ज्यूरिस्डिक्शन है. क्या है? यूनिवर्सल ज्यूरिस्डिक्शन है इस कन्वेंशन की, और इसे अभी तक 196 स्टेट पार्टीज ने रेटिफाई किया है. ठीक है, और अब आप बोलोगे कि इसका अगेन ये किस तरह से इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड का इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ का सोर्स है. जो आर्टिकल 3 है जिनेवा कन्वेंशन का, आर्टिकल 3 जो है ये मेनली डील करता है मिनिमम प्रोटेक्शन इन केस ऑफ नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कन्फ्लिक्ट्स. अगर ऐसे आर्म्ड कन्फ्लिक्ट्स हुए हैं दैट हैज हैपेंड विद इन द नेशन, तो ये उस केस में जो परपेट्रेटर्स हैं उन्हें मिनिमम प्रोटेक्शन की बात करता है. ठीक है, और बाकी जो जिनेवा कन्वेंशन 1 का आर्टिकल 50 है, जिनेवा कन्वेंशन 2 का आर्टिकल 51 है, जिनेवा कन्वेंशन 3 का आर्टिकल 130 है, जिनेवा कन्वेंशन 4 का आर्टिकल 147 है. दे ऑल डील विद द ग्रेव ब्रीचेस, डिफाइन करते हैं ग्रेव ब्रीचेस, जैसे वॉर क्राइम्स हो गए. ठीक है, डिफरेंट ऑफेंसेस को ये डिफाइन करते हैं. नाउ कम्स कि जेनोसाइड कन्वेंशन, उसके बाद आती है सॉरी जेनोसाइड कन्वेंशन. हमने अभी तक बात की रोम स्टेट्यूट की, जिनेवा कन्वेंशन की, जिनेवा कन्वेंशन 1949, एंड नाउ वी वुड बिगिन विद द थर्ड सोर्स, दैट इज genocide convention. One of such treaties or conventions is genocide convention. genocide convention के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं. ये 1948 में आया था.
ठीक है। 9 दिसंबर 1948 को इसे अडॉप्ट किया गया। इट वॉज एनफोर्स्ड ऑन 12 जनवरी 1951। और इसकी कितनी स्टेट पार्टीज हैं? इसकी 153 स्टेट पार्टीज हैं, राइट। इसमें यू कैन जॉट डाउन आर्टिकल 1 जो है, इट स्टेट्स दैट द स्टेट मस्ट प्रिवेंट एंड पनिश जेनोसाइड। ठीक है, जो भी स्टेट पार्टीज या जो भी कंट्रीज साइन कर रही हैं जेनोसाइड कन्वेंशन को, दे अफर्म दैट दे वुड prevent and punish all those who are the perpetrators of genocide. Then आर्टिकल 4 है। आर्टिकल 4 डील करता है नॉन इम्यूनिटी, नो इम्यूनिटी फॉर द ऑफिशियल्स। ठीक है, अगर कोई भी ऑफिशियल है, बीइंग हेड ऑफ द स्टेट और whoever who is ruling the state, और वो कोई ऐसा भी ऑफेंस करता है, then he should also not be provided no immunity, right? एंड देन आर्टिकल 6 जो है ये बात करता है jurisdiction in international और national tribunals, right? Another convention, another important convention is Convention Against Torture. Convention Against Torture. Convention Against Torture 1984 में आया था, ठीक है। और इसे अडॉप्ट किया गया था 10 दिसंबर 1948 को, एंड इट वाज एनफोर्स्ड। इसे एनफोर्स किया गया था 1987 में। इसकी टोटल 173 स्टेट पार्टीज हैं। 173 स्टेट पार्टीज हैं इसकी, राइट। और इसकी सम ऑफ द रेलिवेंट आर्टिकल्स इंक्लूड्स आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 बोलता है कि देयर इज नो एक्सेप्शन। आप कोई भी एक्सेप्शन प्लीड नहीं कर सकते, कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस प्लीड नहीं कर सकते जो कि जस्टिफाई करते हैं टॉर्चर के। अगर आपने कोई टॉर्चर कमिट किया है, उस केस में आप किसी भी तरीके का जस्टिफिकेशन नहीं मांग सकते, ठीक है, कोई भी एक्सेप्शन नहीं मांग सकते। एंड नेक्स्ट इज आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 7। ठीक है, आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 7 इट मेनली डील्स विद द दैट एक्स्ट्राडाइट और प्रोसिक्यूट, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। So this was convention against torture, and some other treaties are there, ठीक है, जहाँ पे आ सकती है। अब एक थी अपार्थीड कन्वेंशन, ठीक है। अपार्थीड कन्वेंशन आई थी 1973 में। ये डिफाइन करती है हुआ अपार्थीड एज अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ठीक है। अपार्थीड को एक क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी रिकॉग्नाइज किया गया है, और लेटर इसे रोम स्टेट्यूट में भी इनकॉर्पोरेट किया गया एज एन ऑफेंस, ठीक है। Then another we can mention here is Chemical Weapons Convention. Chemical Weapons Convention. ये Chemical Weapons Convention आई थी 1993 में, ठीक है। ये प्रोहिबिट करती है that you cannot develop, stockpile और use the केमिकल वेपन्स। किसी भी तरीके से आप केमिकल वेपन्स को डेवलप, स्टॉकपाइल या यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। और अभी तक इसके 193 स्टेट पार्टीज हैं, इन्होंने इसको रेटिफाई किया है, ठीक है। एंड अनदर कन्वेंशन यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ द हेग कन्वेंशन, ठीक है। हेग कन्वेंशन, हेग कन्वेंशन आई थी 1899 में, और उसके बाद इसे सब्सिक्वेंटली अमेंड भी किया गया 1907 में। सब्सिक्वेंट कन्वेंशंस भी आई थी इसकी, ठीक है, जो कि मेनली डील करती हैं वॉर क्राइम्स के साथ, वॉर क्राइम्स को कोडिफाई करती हैं, ठीक है। तो दीज वर सम ऑफ द ट्रीटीज और कन्वेंशंस जो कि इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ का सोर्स बनती हैं, ठीक है। एंड दीज नोट्स वुड बी अवेलेबल ऑन माय पीडीएफ चैनल, सॉरी माय टेलीग्राम चैनल, राइट। अब इन कन्वेंशंस की, इन ट्रीटीज के क्या क्रिटिसिज्म्स हैं? व्हाट आर द क्रिटिसिज्म्स? ठीक है, नंबर 1 इज कि ये यूनिवर्सली बाइंडिंग नहीं होती, ठीक है। जो कंट्रीज, तो अब जैसे रोम स्टेट्यूट का एग्जांपल ले लो, रोम स्टेट्यूट में हो सकता है कि ट्रीटी को किसी पर्टिकुलर कंट्री ने साइन किया है, दूसरी कंट्री ने साइन नहीं किया है, ठीक है। उस केस में आप कैसे अप्लाई करोगे उसको, ठीक है। कैसे एक ऑफेंस के रिगार्डिंग आप जस्टिस लोगे कोर्ट से, ठीक है। तो ये यूनिवर्सली बाइंडिंग नहीं है। दूसरा इसका ड्रॉबैक ये है कि समटाइम्स इट रिक्वायर्स अ कस्टमरी रीएनफोर्समेंट, इट रिक्वायर्स अ कस्टमरी रीएनफोर्समेंट, कि कई बार ट्रीटीज शुड बी बैक्ड बाय, रिक्वायर्ड टू बी बैक्ड बाय द कस्टम्स, कि कोई पहले से ही कस्टम होना चाहिए। जैसे न्यूरेमबर्ग
का एग्जाम्पल है न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स के बाद जेनोसाइड कन्वेंशन लेकर आए गए, तो इट वाज सप्लीमेंटिंग, न्यूरेमबर्ग वाज एक्टिंग एज अ कस्टम and it has supplemented the genocide convention, right? Another criticism is selective enforcement. ठीक है, selective enforcement का मतलब है कि कई बार कुछ स्टेट पार्टीज ऐसी होती हैं जिन्होंने जिन्होंने रेटिफाई तो नहीं किया उस ट्रीटी को, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल वी टेक द एग्जांपल ऑफ सियारा लियोन में एट्रोसिटीज हुई। अब सियारा लियोन में एट्रोसिटीज के बाद वो जाना तो चाहते थे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के पास, बट दे हैव नॉट बीन अ स्टेट पार्टी टू द रोम स्टेट्यूट। अब आपने ट्रीटी साइन नहीं किया, अब अपना ज्यूरिसडिक्शन कैसे उनको सबमिट करोगे, राइट? सो इन दैट केस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो रेफरल करती है, ठीक है, टू द आईसीसी कि ठीक है आप इनकी ज्यूरिसडिक्शन को सबमिट कर लो, राइट? सो इसे बोलते हैं सिलेक्टिव एनफोर्समेंट। सो दीज आर सम ऑफ द क्रिटिसिजम्स ऑफ द treaties as a source of international criminal law. Next comes, this is all what I have discussed in treaties as a source of international criminal law, but since again once we'll deal with it, ट्रीटीज रिटन अग्रीमेंट्स हैं स्टेट्स के बीच में जो कि क्राइम को डिफाइन करती हैं, प्रोसीजर एस्टेब्लिश करती हैं, राइट? और ये रिप्रेजेंट करती है कंक्रीट अथॉरिटेटिव सोर्स ऑफ आईसीएल, कोडिफाई करती है प्रोहिबिटेड कंडक्ट को और एनफोर्समेंट मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है। फिर दे आर मल्टीलेटरल, मतलब दे आर एंटर्ड इनटू बिटवीन टू और more states, ठीक है, and creates universally binding norms. When the states ratify these conventions, they agree to criminalize a specific conduct domestically, मतलब अपने state laws में भी उसे penalize करती हैं और cooperate करती हैं उसकी prosecution में भी। अब ये जो treaties हैं इन्हें states ratify कर देती हैं, ठीक है, साइन कर देती हैं, तो ये नहीं है कि साइन करके उनका काम खत्म हो गया, ठीक है। वो स्टेट पार्टीज जो हैं अपने कंट्री में उस पर लॉज भी बनाती हैं उन्हें एनफोर्स करने के लिए, ठीक है। जैसे इंडिया इज अ सिग्नेटरी टू इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल पॉलिटिकल राइट्स, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन इकोनॉमिक सोशल कल्चरल राइट्स। तो क्योंकि इंडिया ने इसको साइन किया है तो इंडिया का काम खत्म यहीं पे ही नहीं हो जाता। इंडिया ने इनके रिलेटेड प्रोविजन जो इन दोनों कन्वेंशंस में प्रोविजंस है उन पे लॉज बनाए हैं अपनी कंट्री में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रोम स्टेट्यूट एस्टेब्लिश आईसीसी, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस, राइट? Next is we have dealt with the Hague Convention, Geneva Convention, Genocide, Convention Against Torture, and Rome Statute. Okay, and the state participation landmark cases, treaty impact and international criminal law, universal acceptance, treaty participation, Geneva Conventions achieved universal acceptance with the ratification by 196 states worldwide, and it creates a binding obligation to protect the civilians, the prisoners of war, and wounded combatants during the armed conflicts. अब इसमें I would also deal with one or two of the landmark cases in this regard. Nicaragua versus US, जिसमें कि ट्रीटी और कस्टम में ओवरलैप हो गया था, तो क्या होगा वील डिस्कस एट द एंड ऑफ द वीडियो, ठीक है। तो ये इसमें दो लैंडमार्क केसेस हैं, निकारागुआ वर्सेस यूएसए एंड प्रोसिक्यूटेड वर्सेस अकाइसो, राइट? नेक्स्ट इज कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ। नाउ कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ क्या होते हैं? कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ भी नंबर 2 सोर्सेस कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ। अब कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ को एक सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स माना गया इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ में। रीजन, बिकॉज ऑफ 3 रीजन। सबसे पहला कि कई इंटरनेशनल क्राइम्स जो हैं दे वर एग्जिस्टिंग एज कस्टमरी नॉर्म्स बिफोर दे वर कोडिफाइड, जैसे हमारे पास जेनोसाइड का एग्जांपल था, ठीक है। कुछ ऐसे ट्रीटीज थे जो कि पहले से ही एग्जिस्ट कर रहे थे एज कस्टम्स, दे वर एग्जिस्टिंग अर्लियर एज कस्टम्स। सेकेंड वॉज कि कई क्राइम्स जो हैं वो यूनिवर्सली बाइंडिंग होते हैं, कई क्राइम्स जो हैं वो यूनिवर्सली बाइंडिंग होते हैं, ठीक है। वाई? बिकॉज दे आर कस्टमरी इवन ऑन द स्टेट्स दैट आर नॉट पार्टी टू द ट्रीटीज। चाहे वो स्टेट्स जो हैं उनकी स्टेट पार्टीज नहीं हैं, पर वो जो कस्टम्स हैं वो सभी पे इक्वली बाइंड करते हैं, ठीक है। For example, I will give you an example further also about the Convention Against Torture. अब torture एक
ऐसा ऑफेंस माना जाता है जो कि ह्यूमैनिटी को पूरे को अफेक्ट करता है, पूरी ह्यूमैनिटी को अफेक्ट करता है। अब अगर कोई कंट्री इस कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर को रेटिफाई नहीं भी कर रही है या एज अ कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ नहीं भी मान रही है, तो भी वो इसको रिस्पेक्ट कर रही है। वी नो कि हमें अपनी कंट्री में ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी है जो कि दैट वुड अमाउंट टू टॉर्चर, राइट। पर्टिकुलर एक्ट दैट वुड कॉन्स्टिट्यूट टॉर्चर, हमें ऐसा कोई भी एक्ट नहीं करना है। तो ये कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ ऐसे नॉर्म्स होते हैं जो यूनिवर्सली बाइंडिंग होते हैं, चाहे वो स्टेट पार्टीज उन्हें एक्सेप्ट कर रही हैं एक्सप्रेसली या नहीं कर रही हैं, राइट। और थर्ड आता है इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल्स। इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल्स जैसे न्यूरमबर्ग है, इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल फॉर फॉर्मर यूगोस्लाविया है, इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल फॉर रवांडा है। दे ऑफन हाईली रिलाइड ऑन द कस्टमरी लॉ टू डिफाइन द क्राइम्स। तो वो डिपेंड करते थे कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ में ही कि क्राइम्स को कौन कौन से एक्ट्स जो हैं दे वुड कॉन्स्टिट्यूट क्राइम। और एक इस टाइप की बात है जब कोई पर्टिकुलर फॉर्मल लॉ एग्जिस्ट नहीं करता था, ठीक है। अब आर्टिकल 38, आर्टिकल 38 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी ऑफ आईसीजे डिफाइन करता है कि सेकेंड इंपॉर्टेंट सोर्स क्या इंटरनेशनल लॉ का, कस्टमरी लॉ। कस्टमरी इंटरनेशनल सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है, सेकेंड, ठीक है। अब एक पर्टिकुलर रूल को कस्टम होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स लगती हैं? देयर आर टू रिक्वायरमेंट्स, टू रिक्वायरमेंट्स या आप बोल सकते हो टू टेस्ट्स, ठीक है, जो कि लेट डाउन करता है, या दो एसेंशियल्स हैं जिन्हें कि आप फुलफिल करोगे, जिन्हें कि आपको फुलफिल करना ही पड़ेगा, तभी वो एक कस्टम माना जाएगा इंटरनेशनल लॉ में। एंड व्हाट आर दे आर, number one is state practice, number one is state practice, जिसे हम consuetudo usus बोलते हैं। दूसरा होता है opiniono juris, opiniono juris, right। स्टेट प्रैक्टिस क्या होती है? स्टेट प्रैक्टिस का मतलब है द एक्चुअल प्रैक्टिस बाय द स्टेट दैट इज कंसिस्टेंट एंड लॉन्ग स्टैंडिंग। एक्चुअल प्रैक्टिस जो कि स्टेट फॉलो कर रही है, जो कि कंसिस्टेंट है, लगातार फॉलो कर रही है वो स्टेट। और दूसरा लॉन्ग स्टैंडिंग, मतलब इट हैज बीन फॉलोड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। सो फॉर अ रूल टू बी कंसीडर्ड एज अ कस्टम, इट हैज टू बी कंसिस्टेंट, इट हैज टू बी लॉन्ग स्टैंडिंग, मतलब उसमें लॉन्गिविटी होनी चाहिए, ठीक है। एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए फॉलो होनी चाहिए, नॉट नेसेसरीली लॉन्ग ड्यूरेशन, बट एक सिग्निफिकेंट, एक रीजनेबल टाइम के लिए वो फॉलो की जानी चाहिए, राइट। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल नेशनल लेजिस्लेशन, आप अपनी कंट्री में ऐसा लॉ बना देते हो दैट वी वुड क्रिमिनलाइज द वॉर क्राइम्स। अपनी कंट्री में ऐसा लॉ बन जाता है जो कि वॉर क्राइम्स को पिनलाइज करता है, ठीक है। तो ये आपकी कंट्री की प्रैक्टिस बन गई, या फिर जुडिशियल डिसीजंस हैं, ठीक है। इंटरनेशनल कोर्ट्स ने, इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल्स ने, या आपकी कंट्री की नेशनल कोर्ट्स ने, म्यूनिसिपल कोर्ट्स ने डिसीजन दे दिया है, ठीक है, कि ये पर्टिकुलर अगर ऐसा कुछ होगा, ऐसा पर्टिकुलर प्रेसिडेंट सेट कर देते हैं कि अगर ऐसा कोई एक्ट होगा तो दैट वुड डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस। थर्ड इसमें आ जाता है इज मिलिट्री मैनुअल्स। मिलिट्री मैनुअल्स, मिलिट्री मैनुअल्स क्या होते हैं? जो कि आर्म्ड कन्फ्लिक्ट के टाइम, आर्म्ड कन्फ्लिक्ट के टाइम रूल ऑफ एविडेंस की तरह फॉलो होते हैं, ठीक है, और स्टेट्स उन्हें फॉलो कर रही हैं। और चौथा इसमें आ जाता है डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट, ठीक है। आपकी कंट्री के हेड ऑफ द स्टेट ने, ठीक है, डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हमारी कंट्री में ऐसा कुछ भी नहीं फॉलो होगा, सो इट कम्स अंडर द स्टेट प्रैक्टिस, राइट। अब आता है ओपिनियन ऑफ जूरिस। ओपिनियन ऑफ जूरिस का मतलब है द बिलीव बाय द स्टेट दैट सच प्रैक्टिस इज लीगली ऑब्लिगेटरी। स्टेट्स कंसिडर, स्टेट मानती हैं इस चीज को कि ये हम पे लीगल ऑब्लिगेशन है। स्टेट्स कंसीडर कि हम पे लीगल ऑब्लिगेशन है, ये तो हमें फॉलो करना ही पड़ेगा, इसे हम ब्रीच नहीं कर सकते, इट कैन नॉट बी ब्रीच्ड, ठीक है।
पर स्टेट्स इसे इसलिए कंसीडर नहीं कर रही क्योंकि हैबिचुअल है, उनकी हैबिट बन गई है फॉलो करने की, या फिर उनके लिए कन्वीनियंट है उसे फॉलो करना, बट बिकॉज ऑफ अ लीगल ऑब्लिगेशन दे आर फॉलोइंग इट। सो स्टेट उसे इसलिए कंसीडर कर रही है क्योंकि उन पे लीगल ऑब्लिगेशन बन चुकी है उसे फॉलो करना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन, ठीक है, दो कंट्रीज हैं, उन्होंने यूनाइटेड नेशन का पर्टिकुलर रेजोल्यूशन साइन कर दिया, न्यूरेमबर्ग प्रिंसिपल्स को साइन कर दिया, ठीक है। अब वो कोई भी एक्ट ऐसा नहीं कर सकती हैं कि वो इट वुड अमाउंट टू जेनोसाइड, कुछ ऐसा भी एक्ट नहीं कर सकते दैट वुड कॉन्स्टिट्यूट जेनोसाइड, क्योंकि उन पे लीगल ऑब्लिगेशन बन गई है, ठीक है। या फिर स्टेट की पर्टिकुलर डिक्लेरेशंस हैं, या फिर स्टेट ने कुछ ऐसी ट्रीटी साइन कर दी है, ठीक है, आपने कोई ट्रीटी साइन कर दी तो आप उससे लीगली बाइंडिंग बन जाते हो एज अ स्टेट पार्टी, तो आप उस चीज को दोबारा नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो दोनों चीजें मस्ट को एग्जिस्ट। There has to be a state practice and there has to be opinion of jurists. Both have to be fulfilled, जिससे it would constitute a customary international law. Right. Next is कि कस्टमरी क्राइम्स क्या होते हैं इंटरनेशनल लॉ में। अब कई बार ऐसा होता है कि many crimes exist in as customary law even before the treaties, जैसे मैंने आपको जेनोसाइड का एग्जांपल दिया कि कस्टम्स पहले से ही एग्जिस्ट कर रहे थे, ट्रीटीज बाद में आई, ठीक है, ट्रीटीज बाद में आई, कस्टम पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। पहला एग्जांपल ले लेते हैं जेनोसाइड का, ठीक है। अब जेनोसाइड में दे प्रोहिबिटेड एज अ क्राइम अंडर द कस्टमरी लॉ इवन बिफोर 1948 कन्वेंशन, 1948 की कन्वेंशन से पहले भी इट वाज प्रोहिबिटेड, ठीक है। या न्यूरमबर्ग ट्राइब्यूनल ने मास किलिंग्स को ऑफ द जूस एंड अदर ग्रुप्स वाज कंसीडर्ड एज अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, तो इसे एक कस्टम की तरह फॉलो किया जाने लग गया। दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का। क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का अगेन उसी टाइम पे न्यूरमबर्ग ट्रायल्स के टाइम पे ही इसे कंसिडर किया गया कि ये एक कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ है, ठीक है। इससे पहले कोई भी ऐसी ट्रीटी नहीं थी तो हम इसको ही रूल मानने लग गए थे। या फिर हम वॉर क्राइम्स का एग्जांपल ले सकते हैं। वॉर क्राइम्स में क्या हुआ था, हेग कन्वेंशन के टाइम, हेग कन्वेंशन 1899 और 1907 में जो आई, उन्होंने ना सिर्फ वॉर क्राइम्स को कोडिफाई किया, ठीक है, बट ऑल्सो यूनिवर्सली रेटिफाइड, ठीक है। फिर और न्यूरमबर्ग में उसे कंसिडर भी किया गया। इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल फॉर यूगोस्लाविया ने कंफर्म किया जो वॉर क्राइम्स हैं वो इंटरनल आर्म्ड कन्फ्लिक्ट्स में भी अप्लाई करेंगे थ्रू कस्टम, चाहे हमारे पास वॉर क्राइम से कोई पर्टिकुलर लॉ नहीं था, हेग कन्वेंशन के आने से पहले हमारे पास किसी भी तरीके का ऐसा कस्टम ट्रीटी कन्वेंशन नहीं था, तब वॉर क्राइम्स को किसने अथॉरिटी दी, किसने रिकॉग्निशन दी, न्यूरेमबर्ग ट्राइब्यूनल्स ने या आईसीटीवाई ने, ठीक है। फिर इसमें आप नेक्स्ट एग्जांपल ले सकते हो टॉर्चर का, which I have already discussed with you. Torture is one such offenses जिसे कि जस्ट कोजेंस माना जाता है। जस्ट कोजेंस क्या होता है, प्रीएम्पटरी नॉर्म्स, इट इज अ प्रीएम्पटरी नॉर्म जो कि टाइम के साथ साथ एक रूल बन गया विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के पैसेज के साथ में ये एक रूल कंसिडर किया जाने लग गया, ठीक है। तो absolute prohibition on all the binding state regardless of the ratification of the convention against torture, चाहे आपने convention against torture को ratify किया है या नहीं किया है, पर ये सभी स्टेट पार्टीज पे क्या बन गई, एक बाइंडिंग ऑब्लिगेशन बन गई, राइट right? अब आता है अनदर एग्जांपल यू कैन टेक ऑफ स्लेवरी एंड अपार्थीड, ठीक है, उसे भी क्राइम माना जाता था कस्टडी इंटरनेशनल लॉ में, और बाद में उसे किसमें इनकॉर्पोरेट कर दिया, रोम स्टेट्यूट में, ठीक है। तो दिस वाज सम ऑफ द एग्जांपल्स। नाउ देयर इज वन ऑफ द केसेस हियर, चलो केसेस वी विल डू इट एट द एंड। नेक्स्ट वी कैन, बिफोर बिगिनिंग विद द नेक्स्ट टॉपिक,
Let's have a recapitulation of customary international law. Customary international law में वो rules आते हैं that are derived from the consistent state practice and are followed from a sense of legal obligation. ठीक है. कई international criminal law norms जो हैं they were existing as custom before being ratified in the treaties. And इसकी two essential requirements क्या है? Number one is state practice, that is consistent and widespread conduct by the state. And number two is opiniono juris, that the practice is legally obligatory. So it binds all the state, even those that they have not signed the treaty. Another is कि जेनोसाइड को रिकॉग्नाइज किया, अभी हमने डिस्कस किया. क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी को कंसीडर किया एज अ कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ ड्यूरिंग न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स. एंड वॉर क्राइम्स वाज एस्टेब्लिश्ड एज कस्टमरी बिकॉज ऑफ द हेग कन्वेंशंस, बिफोर द हेग कन्वेंशंस, राइट. टॉर्चर वाज यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड एज अ जस्ट कोजेंस प्रीएम्पटरी नॉर्म. ठीक है. अ रूल that has been followed since a long time. ठीक है. Then slavery and apartheid, it condemned universally as the international crimes. Then some of the landmark cases in this regard is, okay, let's do it. Ishman case of 1961. ये इजराइल का केस, और इस केस में क्या हुआ था? देयर वाज अ पर्सन एडोल्फ इशमैन, उसे प्रोसिक्यूट किया गया फॉर कमिटिंग क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड जेनोसाइड. ठीक है. उसने क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और जेनोसाइड, बहुत सारे क्राइम्स ऐसे कमिट किए. और इजराइल ने जब उसे ट्राई किया तो दे आर्ग्यूड द जुरिस्डिक्शन बेस्ड ऑन द यूनिवर्सल जुरिस्डिक्शन. उन्होंने कहा कि ये जो ऑफेंसेस है जेनोसाइड और क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के, you cannot take this defense कि this is not considered as an offense, but this has long been considered as an offense. Since when it has been considered as a custom, जब से इसे custom माना जाने लग गया है, तब से इसे एक प्रिएम्पटरी नॉर्म माना जाने लग गया है. यू कैन नॉट से कि इससे रिलेटेड कोई पर्टिकुलर लॉ नहीं है. उसे यूनिवर्सल ज्यूरिसडिक्शन ग्रांट की गई, इन ऑफेंसेस को यूनिवर्सल ज्यूरिसडिक्शन को ग्रांट किया गया. And the court in this case upheld that genocide and crime against humanity, these are the customary norms that are binding on all the states. ठीक है. ये ऐसे customary norms हैं जो कि all the state parties पे binding हैं. Right. इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल फॉर यूगोस्लाविया के प्रेसिडेंट्स थे. लाइक वी हैव द केस ऑफ प्रोसिक्यूटर वर्सेस टैडिच. ठीक है. एंड इस केस में इट वाज अ लैंडमार्क डिसीजन ऑन वॉर क्राइम्स इन नॉन इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स. इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल फॉर फॉर्मर यूगोस्लाविया ICTY ने ये रूल किया इस केस में दैट द serious violations have been made of the आर्टिकल 3 ऑफ जिनेवा कन्वेंशन, जो कि कस्टमरी क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगेन यहाँ पे कस्टम्स को इंपॉर्टेंस दी गई. देन अनदर केस वाज निकारागुआ वर्सेस यूएस. निकारागुआ वर्सेस यूएसए में अगेन इट वाज अफर्म्ड दैट द कस्टमरी लॉ एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ ट्रीटीज. चाहे ट्रीटीज एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती हैं, कस्टमरी लॉज तो एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, तो दे हैव द अथॉरिटी. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल प्रोहिबिशन ऑन द यूज ऑफ फोर्स, both a treaty law and a custom. ठीक है. यू कैनॉट यूज अ फोर्स इरिस्पेक्टिव ऑफ कि उसके रिलेटेड आपने कोई ट्रीटी साइन की है या नहीं की है, बट दिस इज सच अ नॉर्म दैट एवरी स्टेट हैज टू फॉलो. तो बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं? कस्टम्स के एक यूनिवर्सल ज्यूरिसडिक्शन का प्रिंसिपल फॉलो करती हैं. जो कस्टम्स हैं यूनिवर्सल ज्यूरिसडिक्शन का प्रिंसिपल फॉलो करती हैं. राइट. नेक्स्ट इज द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ. अब देखो, जो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ है, दे आर रिकॉग्नाइज्ड एज अ सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ. जो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ है, इसे थर्ड सोर्स माना जाता है. जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ आर कंसिडर्ड एज द थर्ड इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ, जो कि आर्टिकल 38 क्लॉज 1 सब क्लॉज C में है ऑफ द स्टैट्यूट ऑफ ICJ. ठीक है. और ये बोलता है कि it considers the general principles of law recognized by civilized nations as one of the important sources of international criminal law. अब ICL के ये जो
जनरल प्रिंसिपल्स हैं, व्हाट डज दे प्रोवाइड? दे प्रोवाइड नंबर वन, फेयर ट्रायल राइट्स। फेयर ट्रायल राइट्स, फेयर ट्रायल राइट्स का मतलब क्या है कि चाहे अ पर्सन बीइंग हेड ऑफ द स्टेट इज बीइंग प्रोसिक्यूटेड, उसे ये नहीं है कि अगर उसने ये पता भी लग जाता है, प्राइमा फेसा एविडेंस भी है कि उसने जेनोसाइड कमिट किया है या उसने वॉर क्राइम या किसी भी तरीके का सो ऑन एंड सो फोर्थ इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ में कोई भी ऐसा ऑफेंस कमिट किया है दैट comprises of a serious or a grave offense, then that person would be denied the right to fair trial? No. Being it a human right, being recognized as a human right, उसे भी उस पर्सन को भी being a perpetrator एक फेयर ट्रायल दिया जाएगा। दूसरा प्रिंसिपल आता है इसमें, लीगैलिटी का प्रिंसिपल। ठीक है, जो कि हमें मिलता है दो मैक्सिम से, दैट इज नलम क्रिमिन सिने लगे एंड नलम पोइना सिने लगे। ठीक है, दैट मीन्स नो क्राइम विदाउट लॉ एंड नो पनिशमेंट विदाउट लॉ। इसका मतलब क्या है कि अगर आप एक पर्सन को प्रोसिक्यूट कर रहे हो, सो दैट वुड हैव टू बी क्वालिफाई एज अ एज एन ऑफेंस। ठीक है, अगर कोई भी एक्ट एक ऑफेंस नहीं है तो आप उस पर्सन को पनिश नहीं कर सकते हो। अगर कोई भी एक्ट जो है वो क्राइम नहीं है तो आप उस पर्सन को पनिश नहीं कर सकते हो। एंड थर्ड प्रिंसिपल हियर इज प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सैलिटी। यूनिवर्सैलिटी का प्रिंसिपल ऐसे प्रिंसिपल्स जो कि हर सिस्टम ऑफ लॉ में फॉलो हो रहे हैं, चाहे वो सिविल लॉ कंट्रीज हैं, ठीक है, या वो कॉमन लॉ कंट्रीज हैं, या फिर वो इस्लामिक लॉ हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। जो प्रिंसिपल्स सभी कंट्रीज में, सभी jurisdictions में, वट एवर द सिस्टम ऑफ लॉज दे आर रनिंग ऑन, they have some similar set of principles that are universally applicable। तो यहाँ पे उन universal principles को जरूर ध्यान में रखा जाना चाहिए at the time of rendering decisions in case of international crimes। ठीक है, so general principles of law in mainly इन तीन चीजों के around revolve करता है, fair trial rights, legality and universality। right, अब let's talk about Rome Statute। रोम स्टेट्यूट एक ऐसा स्टेट्यूट है, and it is the only statute that deals with the general principles of law। ठीक है, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स में दिए गए हैं रोम स्टेट्यूट में। ठीक है, जो कि हम पीपीटी से रीड करते हैं। देखो, general principles of law recognized in Article 38(1)(c) serves to ensure fairness and fills the legal gaps in international criminal proceedings where treaties and customs are silent। As we've already talked, जहाँ पे treaties silent हैं, जहाँ पे customs silent है, वहां पे आप general principles of law को apply करोगे। ठीक है, तो ये जहाँ पे ये दोनों चीजें silent हैं, वहां पे it bridges the gap। It bridges the gap, right? ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये कहाँ पे मिलते हैं हमें? पार्ट 3 ऑफ द रोम स्टेट्यूट, आर्टिकल 22 टू 33। ठीक है, जनरल प्रिंसिपल्स हमें पार्ट 3 ऑफ रोम स्टेट्यूट आर्टिकल 22 टू 33 में हमें मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नल्लम क्रिमन सिने लगे, नल्लम पोइना सिने लगे, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इररेलेवेंस ऑफ द ऑफिशियल कैपेसिटी, मेंस rea रिक्वायरमेंट, सो ऑन एंड सो फोर्थ। नंबर वन प्रिंसिपल कम्स इज नलन क्रिमिन सिने लगे। अब नलन क्रिमिन सिने लगे का मतलब क्या है? नो क्राइम विदाउट लॉ। ये हमें मिलता है आर्टिकल 22 ऑफ द रोम स्टेट्यूट। कहाँ पे मिलते हैं हमें? पार्ट 3 ऑफ द रोम स्टेट्यूट। ठीक है, अब ये प्रिंसिपल क्या बोलता है? दैट नो पर्सन कैन बी हेल्ड क्रिमिनली रिस्पॉन्सिबल अनलेस द कंडक्ट वॉज कंसिडर्ड एज अ क्राइम अंडर द लॉ एट दैट टाइम। अगर कोई पर्टिकुलर एक्ट उस टाइम पे ऑफेंस नहीं था जिस टाइम पे वो किया गया था, तो उस पर्सन को आप पनिश नहीं कर सकते। ठीक है, और ये प्रिंसिपल प्रिवेंट करता है रेट्रोस्पेक्टिव ऑफ प्रोसिक्यूशन। रेट्रोस्पेक्टिव प्रोसिक्यूशन को प्रिवेंट करता है कि आप किसी पर्सन को उस ऑफेंस के लिए, सॉरी, रेट्रोएक्टिव प्रोसिक्यूशन, इट इज रेट्रोएक्टिव प्रोसिक्यूशन, कि आप उस पर्सन को किसी ऐसे ऑफेंस के लिए प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते विच वाज नॉट कंसिडर्ड एज एन ऑफेंस एट द टाइम ऑफ इट्स कमीशन। ठीक है,
और बाद में वो एक ऑफेंस बना। ठीक है। और ये नेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशन से डिफर करता है, मतलब स्टेट टू स्टेट ये जो है प्रिंसिपल जो है उसकी एप्लीकेबिलिटी वेरी करती है। ठीक है। सेकेंड कम्स इज दल्लम पोइना सिने लगे, नो पनिशमेंट विदाउट लॉ। ठीक है। अब ये जो प्रिंसिपल है दिस इज फाउंड इन आर्टिकल 23। ठीक है। ये प्रिंसिपल बोलता है कि नो हैवी पेनल्टी देन व्हाट वाज एप्लीकेबल एट द टाइम व्हेन द क्राइम वाज कमिटेड कैन बी गिवन। अगर आपने कोई ऑफेंस बैक डेट पे किया है, ठीक है, उस टाइम पे फॉर एग्जांपल आपने जो ऑफेंस किया था तब उसकी सजा थी 5 इयर्स। ठीक है। और आपको अब पनिश किया जा रहा है, मतलब इतना टाइम आपका ट्रायल चला, ठीक है, आप कस्टडी में रहे, और अब आपको इसके लिए पनिश किया जा रहा है, जो कोर्ट है वो आपको सेंटेंस दे रही है, तो वो आपको अब उस ऑफेंस की पनिशमेंट जो है वो 10 साल हो गई है, तो आपको 10 इयर्स नहीं दी जाएगी उसकी पेनल्टी। ठीक है। इम्प्रिजनमेंट आपको 10 इयर्स नहीं दी जाएगी, आपको 5 इयर्स ही दी जा सकती है। ठीक है। बट देर इज अ देर इज एन पर्टिकुलर प्रोविजन कि अगर इट इज फॉर द एडवांटेज इट इज फॉर द एडवांटेज ऑफ द अक्यूज, तो आप उसे घटा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अब 5 साल थी पहले सजा, ठीक है, अब वो हो गई है 3 इयर्स, तो आप उसे 3 इयर्स दे सकते हो। मतलब द penalty cannot be increased to the detriment of the accused, to the detriment of the offender, but टू हिज बेनिफिट इट कैन बी। मतलब रेट्रोएक्टिव ऑपरेशन हो सकता है इन सर्टन सर्कमस्टांसेस बट नॉट इन ऑल। थर्ड कम्स नॉन रेट्रोएक्टिविटी। लॉ उन एक्ट्स पे अप्लाई नहीं करेगा दैट आर कमिटेड बिफोर इट्स एनैक्टमेंट, कि पहले ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता था बट अब ऐसा लॉ एग्जिस्ट कर रहा है इसलिए तब के एक्ट के लिए उस पर्सन को अब पनिश किया जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। सो क्राइम्स आर नॉट रेट्रोएक्टिव अनलेस दे आर फेवरेबल टू द अक्यूज्ड, और इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ लीगैलिटी, जो कि आईसीसीपीआर के आर्टिकल 15 में भी मिल जाती है, और ये प्रोविजन है आर्टिकल 24 में। ठीक है। नेक्स्ट इज इंडिविजुअल क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि पर्संस जो हैं दे वुड बी हेल्ड क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबल। इंटरनेशनल क्राइम के लिए पर्संस को इंडिविजुअली लाइबल किया जाएगा, स्टेट पार्टीज को उसके लिए लाइबल नहीं किया जाएगा। देयर वुड बी नो कलेक्टिव स्टेट लाइबिलिटी, देयर वुड बी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। अब इससे डील करता है आर्टिकल 25, और इसमें 3-4 चीजें और आती हैं। फॉर्म्स ऑफ लाइबिलिटी। अब इसे जरूर नोट कर लेना कि कितनी फॉर्म्स ऑफ लाइबिलिटी होती है, कितनी फॉर्म्स ऑफ लाइबिलिटी हो सकती हैं। किस तरह का एक्ट हो सकता है? डायरेक्ट कमीशन भी हो सकता है, ठीक है, कि उस पर्सन ने डायरेक्टली कोई ऑफेंस कमिट किया है, या फिर ऑर्डर किया था करने के लिए, आप खुद नहीं किया, ऑर्डर किया था करने के लिए, या सॉलिसिट किया था, या फिर इंड्यूस किया था, या फिर दैट पर्सन हैज एडेड, हेल्प की थी वो ऑफेंस करने के लिए, या भड़काया था, अबेट किया था। ठीक है। या फिर जॉइंटली मिलकर किसी के साथ वो ऑफेंस किया था, जॉइंट क्रिमिनल एंटरप्राइज। ठीक है। सो इट कैन बी इन एनी फॉर्म, इन एनी ऑफ द फॉर्म्स, चाहे आप सिर्फ ऑर्डर ही कर रहे हो, चाहे आप सिर्फ एड ही कर रहे हो, या आप डायरेक्ट ऑर्डर एड सब कुछ कर रहे हो। सो इवन इफ ईदर वन और ऑल, कुछ भी आप ऐसा कर रहे हो, देन यू वुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल अंडर इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ। ये नहीं है कि आपने डायरेक्टली कमिटिंग किया तो आपको यू वुड नॉट बी हेल्ड लायबल, यू विल बी हेल्ड लायबल, राइट। एंड the next principle is irrelevance of official capacity। अब irrelevance of official capacity का मतलब क्या है, कि हेड ऑफ द स्टेट है चाहे ऑफिशियल्स हैं, तो ये मतलब नहीं है हेड ऑफ द स्टेट ऑफिशियल्स जो है वो अगर कोई ऐसा भी ऑफेंस कर दे दे वुड नॉट बी हेल्ड लायबल, दे वुड बी हेल्ड लायबल। देयर इज नो इम्यूनिटी ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट और ऑफिशियल्स फ्रॉम एनी प्रोसिक्यूशन। दिस इज आर्टिकल 27। Next comes the command responsibility. This is very interesting. Command responsibility means superiors are liable for the actions of the subordinates. इसका मतलब है कि अगर आपके कोई मिलिट्री कमांडर्स हैं, आपके कोई सुपीरियर्स हैं,
ठीक है, उन्होंने आपको बोला है वो पर्टिकुलर ऑफेंस करने के लिए, आपने उनके गाइडेंस के अंडर वो पर्टिकुलर ऑफेंस कमिट किया है। ठीक है, तो द कमांडर्स वुड ऑल्सो बी हेल्ड लाइबल। अगर, व्हेन वुड दे बी हेल्ड लाइबल? नोटेड डाउन, दिस इज आर्टिकल 28। कब होंगे लाइबल हेल्ड? दो केसेस में। या तो दे न्यू कि क्या करने जा रहा है उनका सबॉर्डिनेट, या दे शुड हैव नोन, या तो उन्हें पता है या उन्हें पता होना चाहिए था कि उनके सबॉर्डिनेट्स क्या कर रहे हैं। सेकेंडली, इधर दे फेल्ड, या तो वो उन्हें रोक नहीं पाए, इधर दे फेल्ड और फेल टू प्रिवेंट और पनिश। या तो वो उन्हें रोक नहीं पाए या उन्होंने उन्हें ऐसा एक्ट करने के लिए पनिश नहीं किया। तो इन दोनों केसेस में ही जो सबॉर्डिनेट्स हैं एज वेल एज दोज हु आर कमांडिंग देम, दे वुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। दिस इज कॉल्ड एज कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे सुपीरियर्स भी लाइबल होल्ड किए जाएंगे सबॉर्डिनेट एक्शंस के लिए। नेक्स्ट कम्स द मेंटल एलिमेंट। मेंटल एलिमेंट का मतलब होता है यहाँ पे नॉलेज एंड इंटेंट, इंटेंशन की रिक्वायरमेंट। ठीक है, कि you should have the intention, you should have the knowledge at the time of the commission of the offense, does not mean कि आपकी you did that act by recklessness या negligence की वजह से आप बोलो कि मेरा इसमें intention नहीं था, ये गलती से हो गया। So that would not suffice. What is important here is the intention and knowledge has to be present. ठीक है, एंड मोरोवर इसमें स्टेच्यूट ऑफ लिमिटेशंस, जो यहाँ पे एक चीज मेंशन नहीं है, 8th पॉइंट यू कैन मेंशन हियर इज, यहाँ पे लिमिटेशन स्टेच्यूट इज नॉट एप्लीकेबल। दिस इज आर्टिकल, sorry, mental requirement is 30, right? And the limitation statute not applicable is 29. Okay, so these are the general principles in international criminal law, right? अब इसके अलावा इसमें देयर आर सम ग्राउंड्स फॉर एक्सक्लूडिंग क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाता है कि आप यू कैन जॉट इट डाउन हियर ना, इट विल हेल्प यू टू कवर होल टॉपिक। अब 30 तक तो हमने यहाँ पे कर लिए। आर्टिकल 31 जो है ये बात करता है एक्सक्लूजन की। ठीक है, जिसे आप जनरल एक्सेप्शंस बोलते हो आईपीसी में। ठीक है, कि आप एक्सक्यूजेस ले सकते हो या आप जस्टिफिकेशंस दे सकते हो। ठीक है, कि मैंने ये पर्टिकुलर ऑफेंस किया सेल्फ डिफेंस में, या फिर आई एक्टेड अंडर ड्यूरेस, और देयर वाज इंटॉक्सिकेशन ऑन माय पार्ट, या इंसेनिटी का प्ली नहीं ले सकते हो। इन ऑफेंसेस में आप ये एक्सक्लूजन्स या जनरल एक्सेप्शंस प्लीड नहीं कर सकते हो। आर्टिकल 31 बोलता है रोम स्टैट्यूट का। ठीक है, एंड आर्टिकल 32 एंड 33 जो हैं दे मेनली डील्स विद द मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ फैक्ट प्लस मिस्टेक ऑफ लॉ। क्या मिस्टेक ऑफ फैक्ट एक क्या कहते हैं उसे, एक्सेप्शन हो सकता है, एक्सक्यूज हो सकता है? यस, बट क्या मिस्टेक ऑफ लॉ एक्सक्यूज हो सकता है? नो। बेस्ड ऑन द मैक्सिम इग्नोरेशिया juris non excusat, ignoratia dot excusat। ठीक है, so this was about the general exceptions. Now, general principles outside the Rome Statute. There are some general principles which are outside the Rome Statute, जो हमने बात किया था कि इन principles के अलावा there are some other, देखो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में जो मेन सोर्सेज है वो आर्टिकल 38 के ही हैं, बट जो इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ है उसमें आर्टिकल 38 के एडिशन में देयर आर सम अदर सोर्सेस, और वो अदर सोर्सेस क्या क्या हैं? देयर आर थ्री। नंबर वन इज ड्यू प्रोसेस एंड फेयर ट्रायल। ठीक है, जो कि डेराइव किए गए हैं इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स आर्टिकल 14, एंड
द यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स आर्टिकल 6। और ये जो ट्राइब्यूनल्स है वो प्रोसीजरल फेयरनेस के लिए यूजुअली, बिकॉज दे आर अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन राइट्स ना, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, इसलिए इन्हें दे आर टेकन इनटू कंसिडरेशन बिफोर स्टार्टिंग विद द ट्रायल ऑफ द अक्यूज्ड अंडर द इंटरनेशनल लॉ, राइट। सो ICCPR का इट इज आर्टिकल 14 and European Convention on Human Rights का it is Article 6. Second comes is Principle of Proportionality. Principle of Proportionality क्या बोलता है कि sentences sentences must match the seriousness. ठीक है, you cannot give a person punishment in excess of द ऑफेंस दैट ही हैज कमिटेड। ठीक है, एक पर्सन ने जितना ऑफेंस किया आप उसे उतनी सजा दोगे, उससे ज्यादा नहीं दे सकते, ये होता है प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, राइट। और इसमें तीसरा प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई करता है डबल जियोपार्डी। ठीक है, डबल जियोपार्डी। डबल जियोपार्डी का प्रिंसिपल क्या बोलता है? दैट यू कैन नॉट पनिश अ पर्सन ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। ठीक है, सेम ऑफेंस के लिए आप उस पर्सन को ट्राई नहीं कर सकते, डबल जियोपार्डी। ठीक है, दैट इज ऑल्सो फाउंड अंडर आर्टिकल 14 क्लॉज 7 ऑफ ICCPR एंड ICC के स्टेट्यूट में आर्टिकल 20। ठीक है, दीज आर दी अदर सोर्सेज जो ICL के केस में अप्लाई करते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सी व्हाट कम्स नेक्स्ट इज न्यूरेमबर्ग। अब यहाँ पे एक न्यूरेमबर्ग ट्राइब्यूनल का केस की बात करते हैं। ये बोलते हैं न्यूरेमबर्ग ट्राइब्यूनल 1946 में उन्होंने इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल लेट डाउन किया था कि जो पर्सन है जिसने ऑफेंस कमिट किया है, द परपेट्रेटर हिमसेल्फ वुड बी हेल्ड इंडिविजुअली लायबल, बट देयर वुड बी नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द पार्ट ऑफ द स्टेट, राइट। क्यूपर्सिक क्यूपर्सिक केस में, इस पर्टिकुलर केस में उन्होंने अप्लाई किया था प्रिंसिपल ऑफ लीगैलिटी टू एक्सक्लूड द रेट्रोएक्टिव क्रिएशन ऑफ क्राइम्स, राइट। प्रिंसिपल ऑफ लीगैलिटी यहाँ पे अप्लाई किया था। सिमिलरली देयर वाज अर्डमोविच केस एंड चार्ल्स टेलर। अर्डमोविच केस में उन्होंने पर्टिकुलरली एग्जामिन किया था, डिफेंस लिया था किसका? जो परपेट्रेटर था उसने कहा आई वाज अंडर ड्यूरेस, तो उसने एक्सेप्शन ली थी, पर कोर्ट ने कहा था कि हाँ आप एक्सेप्शन तो ले रहे हो बट दिस इज नॉट हैविंग अ यूनिवर्सल एप्लीकेशन, इसकी लिमिटेड रिकॉग्निशन है, बहुत एक्सेप्शन सर्कमस्टेंसेस में हम ये जस्टिफाई करते हैं। ठीक है, देन चार्ल्स टेलर वाज वन ऑफ द केसेस जहां पे उन्होंने अप्लाई किया था इररिलेवेंस ऑफ ऑफिशियल कैपेसिटी प्रिंसिपल टू द सिटिंग हेड ऑफ द स्टेट, राइट। देन अदर sources judicial decisions. ठीक है, judicial decisions and their role in international criminal law. Now case law as a source of international criminal law, कैसे जो judicial decisions हैं या precedents आप बोल सकते हो, कैसे source constitute करते हैं ICL के? ठीक है, तो we would say कि just give me a second. Yeah. So दो फॉर्मली सब्सिडरी जो जुडिशियल डिसीजंस हैं, स्कॉलरी राइटिंग्स हैं, उन्हें हम सब्सिडरी सोर्स मानते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ का आर्टिकल 38(1)(d) के अंदर। ठीक है, जुडिशियल डिसीजंस आर प्रैक्टिकली प्राइमरी इन द इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ को हम इधर उधर से सोर्सेस से इकट्ठा करके एज अ लॉ इंटरप्रेट करते हैं, बट मेनली जो लॉ हमें मिलता है वो तो जुडिशियल डिसीजन से ही मिलता है ना। सो बोलते हैं इट इज सब्सिडरी सोर्स, बट वैसे दिस इज वन ऑफ द प्राइमरी सोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ। ये डिफाइन करते हैं, बहुत सारे जुडिशियल डिसीजंस हैं जिसमें ICC ने, ICTR ने, ICTY ने या हाइब्रिड ट्राइब्यूनल्स जो हैं उन्होंने डिफाइन किया है क्राइम्स को। ठीक है, कि जेनोसाइड क्या होता है, टॉर्चर क्या होता है, राइट, और व्हाट वुड बी द मोड्स ऑफ लाइबिलिटी, डिफेंसेस बताए हैं कि किस केसेस में एप्लीकेबल होंगे, किस लिमिट्स तक एप्लीकेबल होंगे, प्रोसीजरल रूल्स को डेवलप किया है जब ट्रीटी प्रोविजंस बहुत ज्यादा एम्बिगुअस थे। ठीक है, एम्बिग्विटी थी उनमें, वेगनेस थी, ठीक है, क्लैरिटी नहीं थी, एंड
Major tribunals like Nuremberg, Tokyo, ICTR, ICTY, the Sierra Leone Tribunal, and International Criminal Court, they have developed the key doctrines through case laws, and including the principle of joint criminal enterprise in Tadich case, okay, a command responsibility standard in Celibishi case, mens rea for the genocide in Christic case, and juris defense limitation in Erde Movich case. Right. So इन केसेस में पर्टिकुलर थ्रू केस लॉज ही है जो हमारा इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ है वो डेवलप हुआ है. ठीक है. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द मेजर ट्राइब्यूनल्स एंड द जुडिशियल डॉक्ट्राइन्स, तो जो न्यूरमबर्ग और टोक्यो ट्राइब्यूनल्स हैं 1945 टू 1948 में एस्टेब्लिश हुई थी, उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और डिफाइन किए बहुत सारे क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी को. इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल फॉर फॉर्मर यूगोस्लाविया एंड इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल फॉर रवांडा, इन्होंने जॉइंट क्रिमिनल एंटरप्राइज का डॉक्ट्राइन को डेवलप किया. ठीक है. और रिकॉग्नाइज किया रेप को एज a genocide or a torture, right? And this was one of the cases, prosecutor versus Tadich, right? Then Special Court for Sierra Leone, इन्होंने कंफर्म किया irrelevance of the official capacity in Charles Taylor case, कि even though if you are a head of the state and you have committed that particular offense, you are liable to be prosecuted. Then International Criminal Court ने clarify किया element of crime and mode of liability in Lubanga, निगांडा एंड अल बशीर केसेस. ठीक है. सो इस तरह से ये बताना चाह रहे हैं कि कैसे इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ में जो जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस हैं, जो जुडिशियल डिसीजंस हैं, वो एक्ट करते हैं एज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ. उसकी डेवलपमेंट में किस तरह से वो हेल्प करते हैं. और अगर हम अगला बात करते हैं रेजोल्यूशंस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. ठीक है. अब यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन किस तरह से एक इम्पॉर्टेंट सोर्स की तरह काम करते हैं, वी वुड स्टडी नाउ. क्लासिकल इंटरनेशनल लॉ में देखो जो रेजोल्यूशंस होते थे, क्लासिकल क्लासिकल इंटरनेशनल लॉ में जो यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशंस होते थे, ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिजर्वेशन, उन्हें बाइंडिंग नहीं माना जाता था. दे वर नॉट बाइंडिंग. ठीक है. हाउएवर इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ में वो एक सिग्निफिकेंट और डायरेक्ट रोल प्ले करते थे. ठीक है. कैसे? दे वुड क्रिएट ट्राइब्यूनल्स. ठीक है. यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन से ट्राइब्यूनल्स एस्टेब्लिश हुई, आईसीटीवाई, आईसीटीआर एंड स्पेशल कोर्ट फॉर सियरा लियोन एक्सेट्रा. राइट. दूसरा, they affirmed the principles of law. They affirmed the principles of law. जैसे फॉर एग्जाम्पल न्यूरमबर्ग. ठीक है. एंड थर्ड, it contributed to opinio juris. ठीक है. कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ को उन्होंने अपहोल्ड किया. ठीक है. So in this way, international criminal law played a direct and significant role through United Nation resolutions. Right. अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अभी क्या क्या सोर्सेज हैं इसके यूनाइटेड नेशन चार्टर्स के. यूनाइटेड नेशन चार्टर में आर्टिकल 10 to 14 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है वो रेकमेंड कर सकती है प्रिंसिपल्स बना सकती है इंटरनेशनल लॉ के. ठीक है. सिमिलरली चैप्टर 7 आर्टिकल 39 to 51 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो अडॉप्ट कर सकती है बाइंडिंग मेजर्स. दे कैन अडॉप्ट द बाइंडिंग मेजर्स टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी. राइट. सो आईसीजे रिकॉग्निशन, बहुत सारे ओपिनियंस आए दैट आईसीजे हैज एक्नॉलेज
Repeated United Nations General Assembly resolutions may reflect opinion of jurists and can contribute to the formation of the customary law. अब major resolutions कौन कौन से होते हैं इसमें से? Let's take an example. There are numerous. जैसे treaties के example थे वैसे इसके भी examples हैं. जैसे United Nations General Assembly का रेजोल्यूशन नंबर 95, ठीक है, रेजोल्यूशन नंबर 95 1946 में आया था, जिसने न्यूरेमबर्ग प्रिंसिपल्स को लेकर आया, ठीक है। इन्होंने रिकॉग्नाइज किए क्राइम अगेंस्ट पीस, वॉर, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एज बाइंडिंग इंटरनेशनल लॉ। दूसरा रेजोल्यूशन नंबर 96 1946 में आया था, ठीक है। इसने जेनोसाइड को एक क्राइम रिकॉग्नाइज किया और जेनोसाइड कन्वेंशन लेकर आए 1948 में, ठीक है। सिमिलरली रेजोल्यूशन नंबर 3074, ठीक है, 1973 में लेकर आए, जिसमें दे अपहेल्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन डिटेक्शन, अरेस्ट, एक्सट्राडिशन एंड पनिशमेंट ऑफ द वॉर क्राइमिनल्स। वॉर क्राइम्स के रिलेटेड उसे कैसे एक्स्ट्राडाइट करना है क्रिमिनल्स को, कैसे डिटेक्ट करना है, कैसे अरेस्ट करना है, उससे रिलेटेड प्रोविजंस हैं, ठीक है। एंड देन अनदर कम्स इज, ये थे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के, ठीक है। अब आते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के कौन कौन से रिजर्वेशन, लेट अस से सम ऑफ द एग्जांपल्स। रेजोल्यूशन नंबर 827, इसने आईसीटीवाई एस्टेब्लिश किया। रेजोल्यूशन नंबर 955, इसने आईसीटीआर एस्टेब्लिश किया। रेजोल्यूशन नंबर 1315, इसने स्पेशल कोर्ट फॉर सियारा लियोन एस्टेब्लिश किया। रेजोल्यूशन नंबर 1757, इसने स्पेशल ट्राइब्यूनल फॉर लेबनान एस्टेब्लिश किया। रेजोल्यूशन नंबर 1593, इसने डार्फर सिचुएशन को देखते हुए पहली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने रेफरल की थी। जो डार्फर कंट्री थी वो एक सिग्नेटरी नहीं थी, उसने रेटिफाई नहीं किया था जो हमारा रोम स्टेट्यूट था, इसलिए आईसीसी की जुरिस्डिक्शन नहीं बनती थी, वो आईसीसी में ट्राई नहीं करा सकते थे जो एट्रोसिटीज हुई थी डार्फर में। तो वहां के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने रेफरल किया। ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि कैसे जो रेजोल्यूशंस होते हैं यूएनएससी के, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के, they act as a source of international criminal law, right? So let's read it. Let's see what comes next. United Nations General Assembly resolution non-binding है but contribute to opinion of jurists, मतलब customary international law की तरह काम करते हैं, ठीक है। I've also already given the examples. The United Nations Security Council reservation, ये binding है under Chapter 7 of United Nations Charter. Significant examples हैं इसके resolution 827 जिसने ICTY establish किया, ICTR establish किया, 1593 एंड 1970 ने डार्फुर और लिबिया के लिए रेफरल किया था आईसीसी में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने, एंड दिस इज हाउ दे सप्लीमेंट एज अ सोर्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ। नेक्स्ट कम्स द सब्सिडरी मीन्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। अगर हम सब्सिडरी मीन्स ऑफ इंटरप्रिटेशन की बात करें तो आर्टिकल 38(1)(d ऑफ द स्टेट्यूट, आर्टिकल 38(1)(d जो है आईसीजे के स्टेट्यूट का, वो बोलता है जो जुडिशियल डिसीजंस एंड द टीचिंग्स ऑफ द हाईली क्वालिफाइड पब्लिसिस्ट ऑफ वेरियस नेशंस इज कंसिडर्ड एज अ सब्सिडरी मीन्स फॉर डिटर्मिनिंग द रूल्स ऑफ लॉ। हम ट्रीटीज को, कस्टम्स को, जनरल प्रिंसिपल्स को, ट्रीटी कस्टम जनरल प्रिंसिपल्स को प्राइमरी सोर्स मानते हैं ना इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ का, और इन बाकी जुडिशियल डिसीजंस और जो राइटिंग्स है पब्लिसिस्ट की उन्हें सब्सिडरी मीन्स मानते हैं। सब्सिडरी मीन्स क्या होते हैं? सब्सिडरी मीन्स वो होते हैं जो कि हमें इंटरप्रेट करने में हेल्प करते हैं, जो हमें शेप करने में हेल्प करते हैं, हमें क्लैरिफाई करने में हेल्प करते हैं ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड लॉस को, ठीक है। इन प्रैक्टिस इसमें क्या क्या आता है, ठीक है, इसमें राइटिंग्स आती हैं प्रोमिनेंट पब्लिसिस्ट की, लाइक कैसी इज वन ऑफ द नोटेड ऑथर्स ऑफ इंटरनेशनल ऑन इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ, स्कैबस, बासुनी, they are frequently cited by the tribunals and courts to clarify the ICL principles. Another comes the इंटरनेशनल लॉ कमीशन की ड्राफ्ट कोड। इंटरनेशनल लॉ कमीशन ने बहुत सारे कोड्स ड्राफ्ट किए हैं 1954, 1996, जो नेशन अपनी कंट्री की खुद की लेजिस्लेशन, कंट्री के अपने लॉज भी एक सब्सिडरी मीन्स की तरह काम काम करते हैं, ठीक है।
जैसे नेशनल मिलिट्री मैनुअल्स हो गए, यूनाइटेड किंगडम का इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड एक्ट हो गया, उन्होंने एक पर्टिकुलर लॉ बनाया हुआ है आईसीसी पे, ठीक है। और इससे रिलेटेड कई लैंडमार्क डिसीजंस भी आते हैं, जैसे इशमैन का केस, पिनोशे का केस, डैमजम का केस, जो कि जुडिशियल डिसीजंस की तरह एक सब्सिडरी मीन्स का काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कम्स इज नेक्स्ट कम्स इज एक डिफरेंट कंसेप्ट था कि आईसीसी हाउ इट एक्ट्स एज अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल, मतलब इट हैज क्या इफेक्ट होता है इसका ह्यूमन राइट्स पे और इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ पे, ठीक है। ह्यूमन राइट्स लॉ पे और इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ पे, इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ का क्या इफेक्ट होता है। इट्स अ वेरी शॉर्ट टॉपिक बट इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। इट्स जस्ट 2 पेज टॉपिक। देखो, जो इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ है वो कोर प्रोमिसेस की बात करता है। ह्यूमन राइट्स को आपने अपहेल्ड करना है। आपने ह्यूमैनिटेरियन लॉ मतलब मेनली दोज रिलेटिंग टू those offenses, those atrocities that are being meted out at the time of commission of the war crimes, ठीक है, उस टाइम पे आपने ह्यूमन राइट्स को अपहेल्ड करता है। ये इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ का मेनली काम है, ये मेन गोल है जिसे वो अचीव करना चाहता है, बाय मेकिंग द मोस्ट सीरियस वायलेशंस पनिशेबल at the individual level. That is why it is punishing the individual, be it the state officials or the head of the states. It is punishing them. The only reason is they wish to uphold the human right laws, right? Human rights को hold करना चाहता है। जहां पे स्टेट बेस्ड प्रोटेक्शंस फेल हो जाती हैं, जहां पे कि स्टेट बेस्ड प्रोटेक्शंस फेल हो जाती हैं, वहां पे इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ जो है इट स्टेप्स इन to hold people, the leaders, the commanders, the soldiers, criminally responsible for the atrocities that they have been met with the people. They hold them criminally liable for those offenses. Right? अब सबसे पहला है कि ह्यूमन राइट्स लॉज के साथ इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ का क्या रिलेशनशिप है। इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ एंड इट्स रिलेशनशिप विद द ह्यूमन राइट्स लॉज, ठीक है। इसका ओरिजिन कहाँ से होता है। देखो, जो मॉडर्न ह्यूमन राइट्स थे ना, हमारे मॉडर्न ह्यूमन राइट्स लॉज थे और जो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी थे वो मेनली वर्ल्ड वॉर 2 के बाद डेवलप हुए। कब? जब एट्रोसिटीज हुई, ठीक है। वन ऑफ द एग्जांपल वाज होलोकास्ट एट्रोसिटीज। उसके बाद ये जो आइडिया था ह्यूमन राइट्स लॉज का वो डेवलप होना शुरू हुआ, एंड दिस स्टार्टेड फ्रॉम द सेम मॉरल आइडिया दैट इज प्रोटेक्ट द ह्यूमन डिग्निटी। ह्यूमन डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे आवाज उठने लगी, ठीक है। एंड देयर वर डिफरेंट टारगेट्स। ह्यूमन राइट लॉज जनरली ड्यूटी लगाते हैं, ड्यूटी क्रिएट करते हैं स्टेट्स के लिए कि स्टेट शेल प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ स्पीच, स्टेट शेल प्रोटेक्ट द राइट टू लिव विद डिग्निटी, ठीक है। तो ह्यूमन राइट्स लॉज जो हैं ये ड्यूटी लगाते हैं, ड्यूटी क्रिएट करते हैं फॉर द स्टेट्स, ठीक है। और जो इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ है ये क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड करता है फॉर द इंडिविजुअल्स जो कि ईदर दे कमिट और ऑर्डर अब्यूजेस, या तो वो खुद कमिट करते हैं या वो ऑर्डर करते हैं कि ये पर्टिकुलर सिस्टमैटिक एट्रोसिटीज की जाएं when the state failed to protect these rights. So tribunals borrow from the human rights laws, क्योंकि human rights laws has mainly developed the standards जैसे fair trial है, protections है, ठीक है। इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल्स यूज करते हैं उन ह्यूमन राइट्स इंस्ट्रूमेंट्स को, केस लॉस को इंटरप्रेट करने के लिए प्रोसीजर और कुछ सब्सटैंटिव रूल्स। फॉर एग्जांपल, दे गारंटी अक्यूज्ड पर्संस फेयर ट्रायल इन आईसीटीवाई, आईसीटीआर, आईसीसी, ठीक है। And notable use of human rights laws by the tribunals includes the Kunark and Dokmanovich case decisions. तो mainly human rights laws का काम है कि या you have to protect the rights of the victim. आपको victim oriented तो होना ही है, ठीक है। victims के rights को protect करना ही है,
बट एट द सेम टाइम बीइंग अ ह्यूमन राइट, आपको उन परपेट्रेटर्स को भी उन परपेट्रेटर्स को भी एक फेयर ट्रायल देना है। उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं देना, फेयर ट्रायल देना है। ठीक है, कि आप उनके ह्यूमन राइट्स को ना वायलेट करो। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक इट एन इजी एग्जाम्पल फॉर दैट, कि अगर एक स्टेट, इफ अ स्टेट किल्स अ माइनॉरिटी ग्रुप, ठीक है, तो उसकी ह्यूमन राइट्स ब्रीच होते हैं। और अगर इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ प्रोसिक्यूट करता है लीडर्स को जिन्होंने प्लान किया या जिन्होंने ऑर्डर किया मास किलिंग्स एज क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और जेनोसाइड, ठीक है, तो उस केस में वो उनको उनके ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है विक्टिम्स के। बट एट द सेम टाइम वो जो द पर्सन्स हु आर रिस्पॉन्सिबल, द परपेट्रेटर्स, उनके राइट्स को भी तो वायलेट नहीं कर सकता ना। सो यहाँ पे देयर कम्स एन इंटरप्ले बिटवीन द ह्यूमन राइट्स एज वेल एज द इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ। द सेकेंड concept here is the relationship between international criminal law and international humanitarian law। ठीक है, अब इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ होता क्या? ये रूल्स सेट करता है, ये रूल्स बनाता है ड्यूरिंग द आर्म्ड कन्फ्लिक्ट, वॉर के टाइम के लिए रूल्स बनाता है कि आप किसको टारगेट कर सकते हो, हु मे बी टारगेटेड, हाउ टू ट्रीट द प्रिजनर्स, हाउ यू वुड प्रोटेक्ट द सिविलियंस। ठीक है, ये इन क्वेश्चन से डील करता है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। ठीक है, अब इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ को हम लिंक कैसे कर सकते हैं ह्यूमैनिटेरियन लॉ के साथ में? अब कई ह्यूमन राइट वायलेशंस जो होती हैं वो वॉर क्राइम्स के रिगार्डिंग भी होती हैं। ठीक है, वॉर क्राइम्स के टाइम्स पे भी होती हैं। जैसे इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ जो है वो क्रिमिनलाइज करता है ग्रेव ब्रीचेस, जैसे इंटेंशनली सिविलियंस को अटैक करना या उन्हें टॉर्चर करना, ठीक है, या प्रोहिबिटेड वेपन्स को यूज करना। ठीक है, तो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ जो है ये सब्सटैंटिव रूल्स प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? सब्सटैंटिव रूल्स प्रोवाइड करता है। ये सब्सटैंटिव रूल्स प्रोवाइड करता है, और जो इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ है ये मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? ये मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है कि किस तरह से इंडिविजुअल्स को पनिश किया जाएगा हु हैव ब्रोकन दोज रूल्स। जो आर्म्ड कन्फ्लिक्ट से रिलेटेड रूल्स बनाए गए थे, ये इन रूल्स को बनाता है ह्यूमैनिटेरियन लॉ, और क्रिमिनल लॉ उनको, इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है कि उनकी रूल्स के, इन केस ऑफ दोज रूल्स आर ब्रीच्ड, तो उस केस में हाउ वुड यू पनिश द इंडिविजुअल्स। सो ये बेसिकली एक प्रोसीजर प्रोवाइड करता है, मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, ये सब्सटैंटिव रूल्स या लॉज प्रोवाइड करता है। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। आप बॉम्ब कर रहे हो एक हॉस्पिटल को, ठीक है, इंटेंशनली, इट इज अ ब्रीच ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। ठीक है, दैट इज अ रूल प्रोटेक्टिंग द मेडिकल फैसिलिटीज, और आप उसी ब्रीच ऑफ दोज रूल्स के लिए प्रोसिक्यूट कर रहे हो उस पर्सन को, दोज हु आर द पर्सन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग वॉर क्राइम्स अंडर इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ, तो वो इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ में उसे पनिश किया जा सकता है एज अ प्रोसीजर, एज अ मैटर ऑफ प्रोसीजर। So this is how international criminal law, international humanitarian law is linked। ठीक है, इंटरकनेक्टेड है ये इस तरह से, right? So ICL enforces the core promises of human right and humanitarian law by making more serious violations punishable at individual level. Where the state-based protections fail, ICL steps in to hold individuals criminally responsible. Common origin with human rights laws post-World War II to protect the human dignity, whereas ICL create individual criminal accountability where the states fail। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ क्रिमिनलाइज करते, ग्रेव ब्रीच ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, वॉर क्राइम्स को क्रिमिनलाइज करते हैं इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। और इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ वो रूल्स प्रोवाइड करते हैं जिससे कि पनिश किया जाएगा। ठीक है, थ्री फील्ड्स वर्क टुगेदर: ह्यूमन राइट्स लॉस,
इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ एंड इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ। ठीक है। ह्यूमन राइट्स लॉज जो है ये स्टैंडर्ड सेट करने हैं, स्टैंडर्ड सेट करते हैं। ठीक है। इंटरनेशनल सॉरी ह्यूमन राइट्स लॉज जो हैं ये स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि हमें ये चीज फॉलो करनी चाहिए, ये चीज हमें फॉलो करनी चाहिए। ठीक है। जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ है ये बताता है कि अगर आपने इन रूल्स को वायलेट किया तो ऐसा होगा। और आईसीएल जो है ये आपको एक्चुअली पनिश करता है। ठीक है। ये रूल्स बनाता है, ये स्टैंडर्ड्स बताता है, और ये आपको एक्चुअल में पनिश करेगा। दिस इज ऑल अबाउट द ह्यूमन राइट्स एंड इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। So this was all about this video. In this video, we have discussed the sources of international criminal law, right? Beginning with the meaning of international criminal and overview of what we did yesterday, ICL and the public international law and the private international law. Then what were its sources? Article 38 of the International Court of Justice statute, and what are the numerous sources, कौन कौन सी ट्रीटीज एंटर की हैं, सेकेंडली कस्टमरी सोर्सेज क्या होते हैं, इसमें हमने लैंडमार्क डिसीजंस पढ़े, और देन वी डेल्ट विद द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉज, द की जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ which act as a supplementing source or complementing source at the same time. Then इसके landmark decisions, then judicial decisions, the major tribunals and doctrines that come within it, and resolutions of international organizations, then subsidiary means of interpretation, writings of the jurists, and at the same time the scholarly writings, and then ICL, how it is interlinked or what is its relationship with that of the human rights law and international humanitarian law. So, uh, in the next video, we would be beginning with the next topic. If you liked this particular video, then kindly like, share, comment, and subscribe. Kindly join my Telegram channel so that I can provide you with the PDF material on these topics. Thank you so much.